हेलो एवरीवन, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(9) के बारे में समझेंगे। यानी कि आज हम जजमेंट की बात करेंगे। जजमेंट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जजमेंट क्या होता है? जजमेंट जो होता है, हमें जो परिभाषा बताई गई है धारा 2(9) में, वो बताई गई है कि जजमेंट जो होता है, जो जज द्वारा जो कथन किया जाता है, जो न्यायाधीश द्वारा कथन किया जाता है आदेशों के आधार पर या डिग्री के आधार पर, वही जजमेंट या न्यायिक निर्णय होता है। तो जज जो स्टेटमेंट देता है, जो आपके पास एविडेंसेस होते हैं, जो डिग्री होती है या ऑर्डर्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो वो अपना स्टेटमेंट देता है, वही आपका जजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इस तरीके से क्या होता है, जो जजमेंट होता है वो न्याय निर्णय होता है, जो पक्षकारों के जो है अधिकारों को अंतिम रूप से डिसाइड करता है, यानी कि पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज को डिसाइड करता है, वही जजमेंट होता है। जो स्टेटमेंट जज देता है और कहता है ये फलाना पार्टी के ये अधिकार है और फलाना पार्टी के ये अधिकार है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ लखनऊ में और मेरा दोस्त कोई दिल्ली में रहता है, हमारे बीच कोई वाद विवाद हो गया और तो वो कोर्ट में चला जाता है। मेरी मान लीजिए उसने मोटरसाइकिल ले ली और वापस नहीं कर रहा है और उल्टा कोर्ट में चला जाता है, और मैं कोर्ट को एविडेंसेस दिखाता हूं कि योर ऑनर ये मेरी मोटरसाइकिल है। तो जज क्या कहता है, सारे एविडेंसेस देख के, सारी चीजें, सारे गवाहों को मद्देनजर रखेगा, फिर डिक्री मेरे फेवर में लिखेगा, कहेगा हाँ गाड़ी के कागज तो इनके नाम है, तो गाड़ी इनकी हो गई, इस वजह से आपको गाड़ी लौटानी पड़ेगी। अब मैं जज को कहूंगा, जज साहब इन्होंने मेरी गाड़ी छीन ली थी, इतने दिन गाड़ी रखे और इन्होंने मेरी गाड़ी का मिसयूज कर दिया, अब खाली गाड़ी वापस देने से तो काम नहीं चल जाएगा। तो इसमें यह हो जाएगा, जज पूछेगा फिर आप और क्या चाहते हैं। ठीक है, आप और क्या चाहते हैं? तो मैं जज से कहूंगा, जज साहब मेरी बड़ी बदनामी हो गई समाज में, तो मुझे जो है गाड़ी का कंपनसेशन दिला दिया, मानहानि भी दिलाई जाए, क्योंकि मेरे मान सम्मान के साथ भी इन्होंने मेरी गाड़ी ले जाकर ठेस पहुंचाई है। तो इसमें जज मेरे फेवर में एक और डिग्री आदेश दे देगा कि कहेगा ऐसा फलाना आदमी, तुमने इसकी गाड़ी छीन के रखी इतने दिनों तक, तुम इसकी समाज में प्रतिष्ठा डाउन हो गई, अब उस प्रतिष्ठा के एवज में तुम्हें एक पेमेंट करनी पड़ेगी, वो मानहानि। मतलब जज क्या करता है, जज जो जजमेंट देता है उसमें क्या करता है, पार्टीज के राइट और ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन को डिसाइड कर देता है कि किसी पक्षकार के अधिकार क्या होंगे, किसी को करना क्या होगा। ठीक है, किसी को दंड दे रहा है तो दंड क्या होंगे, और किसी के फेवर में फैसला रहा तो उसके फेवर में क्या क्या फैसले वो दिए जाएंगे। तो जजमेंट इस तरीके से हमें समझने की जरूरत ये है कि जजमेंट ये हो गया स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जो ऑर्डर और डिक्री होगी उसके बेसिस पे जज जो है स्टेटमेंट जो देगा वही तुम्हारा जजमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद जजमेंट जो देने से पहले जज जो है जजमेंट में क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब जजमेंट में जज ये रिकॉर्ड करेगा कि उसने किन किन आधारों पर, किन ग्राउंड्स पर, किन एविडेंसेस के आधार पर अपना फलाना स्टेटमेंट दे रखा हुआ है, या उसने जो जजमेंट दिया हुआ है वो जजमेंट जो है किन आधारों पर है, किसी को दोषी या दोष मुक्त कर देने के आधार क्या हो जा रहे हैं, वो जज उसमें लिखेगा। अब इसमें हमने जैसे आपको बता ही दिया कि पार्टीज के राइट्स और क्लेम को डिसाइड करेगा। जैसे मैंने बोला ना अभी कि मैं मानहानि की दावा करूंगा तो मानहानि की बात करेगा, या उसको बोलेगा कि तू इसको पे करेगा, तो इस तरीके की चीजें हो जाएगी। अब क्या कर देगा, जजमेंट में क्या होता है, प्राइमरी इश्यूज डिसाइड हो जाते हैं, प्राथमिक कारण डिसाइड हो जाते हैं। अब देखो जजमेंट तब तक वैलिड नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए, जजमेंट तब तक नहीं आ जाता जब तक क्या होता है, डिक्री वैलिड नहीं होती। जब जजमेंट जब आ जाता है तभी डिक्री वैलिड हो जाती है। तो डिक्री के बाद ही तो जजमेंट आता है ना। जिसके फेवर में डिक्री हो गई तो मतलब समझ लिया कि उसको अब जजमेंट उसके फेवर में आ जाता है। तो डिक्री की वैलिडिटी कब होगी, जब जजमेंट आ जाएगा। अब उस तरीके से डिक्री जजमेंट के बाद ही वैलिड होगी, मतलब ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब डिक्री लिख देने के बाद क्या होती है, जजमेंट इफेक्ट में आता है। डिक्री के बाद जो है जजमेंट इफेक्ट में आता है, मतलब ये सेकेंडरी प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जजमेंट हो गया, डिक्री हो गया या ऑर्डर हो गया, किस बेसिस पे लिखते हैं जज को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमने समझ लिया कि क्या हो गया, जज का जो स्टेटमेंट होगा, जो कथन होगा किसी तथ्य या मामले को लेकर के, ठीक है, जिन आधारों पर वो जो है अपना कथन देगा वही क्या कहलाएगा, निर्णय कहलाएगा, जजमेंट कहलाएगा। इस तरीके से हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये चीजें हो गई। और इसमें एक केस था अश्विनी कुमार सिंह बनाम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि अगर किसी वाद को प्रस्तुत करा जा रहा है या डिसीजन को दिया जा रहा है तो इसमें निर्वाचन में क्या होगा ना, किसी विधायन के शब्दों को और पदों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय को ये नहीं ध्यान रखना कि उसकी परिभाषा क्या है,
या क्या चीज किन उसको, बल्कि न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि उस तथ्य को करने के लिए परिस्थितियां क्या क्या है, किन परिस्थितियों पर उक्त कथन लागू होता है। तो न्यायाधीश द्वारा दिए जाने वाले विवेचन की व्याख्या के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि जो है परिभाषा के रूप में। ये क्लियर हो गया अश्वनी कुमार बनाम यूपीएससी कमीशन के तौर पे। अब इस तरीके से अगर हम जजमेंट की जो है अगर हम लोग बात कर रहे हैं जजमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स की, एसेंशियल कंटेंट्स की, निर्णय के आवश्यक विषय वस्तु की, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए ना। कंसाइज फॉर्म क्या हो गया, मतलब ये छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, इट शुड बी लिमिटेड। अब भाई यू आर नॉट सपोज टू राइट इन द पोथी पत्रा फॉर्म, यू आर सपोज टू राइट इन ओनली शॉर्ट फॉर्म ना। अब जैसे हम लोग भी क्या होते हैं कि टीचर्स हमारे पढ़ा रहे होते हैं, हम वी पीपल आस्क आवर टीचर दैट सर इट शुड बी इन अ कंसाइज मैनर, प्लीज गिव मी सम शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, मैथ के लिए शॉर्ट ट्रिक्स आती है, उसी तरीके से जजमेंट के लिए भी जज को क्या करना होगा, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा, जिससे लोगों को आसानी से समझने में समझ सके ना। अब भाई लॉ की लैंग्वेज इज दैट नॉट सो मच इजी, भाई हिंदी में लॉ पढ़ना इज रियली डिफिकल्ट, तो अंग्रेजी की तो छोड़ दीजिए। तो इस वजह से जजमेंट जो होगा वो कंसाइज फॉर्म में होगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में होगा जो दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। अब जो केस डिसाइड करने की बात हुई है ना, जो है केस कैसे डिसाइड हो रहा है, किन किन ग्राउंड्स पे, किन किन रीजंस, किन किन कारणों की वजह से केस डिसाइड हो रहा है, उन रीजंस को जिनकी वजह से केस में एक जो है परिवर्तन आ रहा है, या जिसकी वजह से केस में किसी को सजा हो रही है नहीं हो रही है, उन आधारों का वर्णन करना होगा उसमें। तो आपका ये जजमेंट का पार्ट हो गया। अब उसी तरीके से क्या आ जाता है, अब देखिए द डिसीजन ऑन, अब देखिए द पॉइंट्स ऑन विच डिसीजन इज टेकन, उन पॉइंट्स को लिखेगा जज सीरियल वाइज की फलाना एविडेंस हमने देखा, फलाना आदमी से बात करी, इस आदमी ने ये कहा, इस आदमी ने ये कहा, हमारा ऑब्जर्वेशन ये निकल गया, ये सही है, ये गलत है, इन सबूतों को हमने सही पाया, वो सारी चीजें उसको लिखनी होगी। ही इज सपोज टू राइट ईच एंड एवरी कंटेंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट विच ही हैज टेकन। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, रीजंस फॉर सच डिसीजन। अब उसने रीजन की फिर बात हो रही, देखो घुमा फिरा के तो सारी चीजें वही हो रही है, तो लॉ की लैंग्वेज ही ऐसी है। तो रीजंस, जो भी उसने रीजंस देखे हैं, जो भी ग्राउंड्स देखे हैं, हमने पीछे भी बात करी है भी, उन ग्राउंड्स को, उन रीजंस को उसको एक्सप्लेन करना होगा। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि एसेंशियल एलिमेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें आता है एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। अब डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखो जो डिक्री होती है, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंसेस जो होंगे वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी जो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो देखो अभी हमने ऑर्डर की बात करी थी थोड़ी देर पहले, जजमेंट की बात करी, तो ऑर्डर और जजमेंट पे भी हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं। अब ऑर्डर क्या हो जाता है, जो ऑर्डर होता है किसी वाद पत्र के आधार पर अथवा पिटीशन के आधार पर उद्भूत हो सकता है। जैसे मतलब आपने मान लीजिए कोर्ट में कोई वाद पत्र दाखिल किया, ठीक है, और जो है या पिटीशन दाखिल करी, ठीक है, तो पिटीशन के आधार पर जो है जज साहब जो फैसला देंगे, जो आदेश देंगे, फैसला नहीं, जो आदेश देंगे, उन आदेशों को जो है किसी पक्षकारों द्वारा जो है उनके पूर्ण रूप से अधिकारों का निर्धारण भी होगा, नहीं भी होगा, तो यही आपका आदेश हो जाएगा। आदेश क्या होता है ना, सदैव आरंभ होता है, एक से ही होता है, ठीक है। सभी आदेशों के विरुद्ध जो होता है अपील नहीं होती है, ये भी समझ लीजिए। कुछ आदेशों के विरुद्ध आप अपील भी कर सकते हैं, तो प्रत्येक आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। अब निर्णय हमने आपको बता ही दिया गया, न्यायाधीश द्वारा दिया गया कथन, स्टेटमेंट गिवन बाय जज, जो डिक्री या ऑर्डर के आधार पर बनता है, बेसिस पर बनता है, वही आपका क्या हो जाता है, आपका निर्णय हो जाता है। ठीक, अब अगर हम परिभाषा संबंधी इसके भेद की बात करें, तो जो निर्णय होता है न्यायाधीश का अंतिम निर्णय है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, निर्णय आ जाने के बाद मुकदमा बंद हो जाता है। भाई मैटर का डिसीजन कर दिया जज साहब ने, तो केस क्लोज हो गया। आपको अगर अपील करनी तो ऊपर के कोर्ट में जाके अपील करिए। इस तरीके की चीजें होती हैं। अब मतलब निर्णय आ जाने पर क्या हो जाता है, मुकदमा बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। और लेकिन क्या हो जाता है, ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें मुकदमा समाप्त नहीं होता, ऑर्डर आ जाने पर मुकदमा की समाप्ति नहीं होती, जजमेंट आने पर मुकदमे की समाप्ति हो जाती। अब विषय वस्तु संबंधी अंतर, मतलब बेसिस के संबंधी अंतर क्या होता है। निर्णय क्या होता है, जो है निर्णय से विवादों की स्थिति, आरोपों, प्रस्तावों, दलों, अन्य दायित्वों का भुगतान किया जाता है कि अगर कोई आरोपी है तो कौन था,
कि उसको भुगतान कितना करना था, इन चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक बड़ी अंतर्वस्तु इसकी मतलब जो सबसे बड़ा बेसिस है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड होती है, पार्टीज डिसाइड होती हैं, ठीक है, कल्प्रिट्स वगैरह ये सब डिसाइड होते हैं। तो ये चीज इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। अब ऑर्डर में क्या होता है, ये एक सामान्य आदेश के रूप में जो डेट से रिलेटेड हो, तारीख संबंधी होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं ऑर्डर के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, प्रकृति संबंधी निर्णय का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अदालत में सुनाया जाता है, निश्चित मतलब एक प्रारूप के तहत, निश्चित प्रक्रिया के तहत जो है जजमेंट दिया जाता है। लेकिन ऑर्डर के लिए कोई एज सच ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर जो है, जजमेंट हमारा क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑर्डर क्लियर हो गया, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर जो है जजमेंट क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो है न्यायालय द्वारा फैसला कब सुनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन, थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू।